हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको लेक्चर नंबर 2 पॉलिटी के अंतर्गत दिया जाएगा। यम लक्ष्मीकांत से यह लेक्चर चल रहा है और यह क्रैश कोर्स की ही तरह चलेगा और इसमें ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जितना हो सकेगा उतना तो जाएंगे। हमें लगता है कि 4 से 5 लेक्चर इसमें लग जाएंगे। एक लेक्चर तो वैसे कंप्लीट हो चुका है, दूसरा यह है जिसमें हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब भी हम लोगों ने देखा। और तो चलिए आज शुरू करते हैं। उसके अलावा सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। वहाँ पर क्विज वगैरह होते रहते हैं रेगुलर, लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं, 100+ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे हैं कि क्वेश्चन देख के डर के भाग जाते हैं, निकल लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, उत्तर प्रदेश पीछे कभी कभी क्या जब भी एग्ज़ाम होता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा भी दिमाग लगा दो तो वहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को कम से कम क्विज वगैरह में तो अटैम्प्ट करिए। एग्ज़ाम में छोड़ सकते हैं आप, क्विज में तो अटैम्प्ट करिए। लोग देख लेते हैं, व्यू हो जाता है, लेकिन उसको डर जाते हैं कि ये अभी रेड क्लिक हो जाएगा, अगर हमने इसको अटेम्प्ट किया तो ये रेड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसलिए छूते नहीं हैं। अगर आप क्लिक भी करोगे तो गलत होगा तो पता तो चलेगा कि आप गलत हो, सही चीज़ें तो पता चलेंगी वहाँ पर आपको। ठीक है, तो चैनल को ज्वाइन करिए। बाकी सभी सब्जेक्ट, प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो चुका है। देखिए लेक्चर को। भूगोल का लेक्चर आपको दिया जा चुका है, विश्व भूगोल का लेक्चर भी रिकॉर्ड हो चुका है, वो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा आपको। करंट अफेयर पूरा कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक है, हम लोग प्रियम्बल तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, हल्ला बोल। हल्ला बोल आपने एक मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो आप देखिएगा। उसका नाम है दिल्ली सफारी। दिल्ली सफारी मूवी है और उसमें एक तरह से बच्चों के लिए बनाई गई थी। ये एक तरह कार्टून है, कार्टून वाली मूवी है, एनिमेशन है। तो उसमें बच्चों के लिए बनाई गई है कि जंगलों की कटाई वगैरह से रिलेटेड, वहाँ पर जो ये जंगल के जो जानवर होते हैं, शेर हो गए, ये सब जो है चले आते हैं पार्लियामेंट, यानी दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो के लिए हल्ला बोल देते हैं और आते हैं सब दिल्ली की, मतलब वनों की कटाई को कम किया जाए, है ना। तो अच्छी मूवी है, उसको देखिएगा। आपके घर में परिवार में बच्चे होंगे, उनको भी दिखाइएगा, उनको भी थोड़ा सा ये सब चीज़ें पता चलें कि वनों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। ये सब चीज़ें उसमें दी गई हैं और उसमें बताई गई हैं। और जो उसमें आवाज़ दी गई है उस मूवी में, बहुत से फेमस कैरेक्टर जैसे कि बोमन ईरानी, इन लोगों ने उसमें आवाज़ दी है, गोविंदा ने आवाज़ दी है ना। तो उसको देखिएगा। और चलिए देखते हैं, आज हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत की पूरा जो क्षेत्र है, टेरिटरी जो है, जिसका क्षेत्रफल है वर्तमान समय में 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और भारत ने कभी प्रयास नहीं किया कि किसी देश के ऊपर आक्रमण करके कब्जा कर लिया जाए, लेकिन क्या करें, हम शांत रहते हैं तो लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन हम उग्र हो जाते हैं तब लोग कहते हैं कि हम गलत हैं, है ना। तो जैसे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, POK है, चाइना हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है बॉर्डर पे, है ना। तो जैसे शांत हैं, हमने 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्र है, ये हमारा इतना ही क्षेत्र है। हम बात यूनियन एंड टेरिटरी की कर रहे हैं, तो भाग 1 जो संविधान का है, जो भाग 1 है, आर्टिकल 1 to 4, इन्हीं सब के बारे में बताता है। बहुत सिंपल है। यूनियन एंड टेरिटरी क्या है, आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा गया है कि यूनियन एंड टेरिटरी क्या है, टेरिटरी ऑफ स्टेट, राज्यों का जो है, और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें। और तीसरी चीज़ टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। किसी भी समय भारत अगर आक्रमण कर देता पाकिस्तान को, उसके अपने अंडर कर लेता है, तो वो तीसरी वाली टेरिटरी इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो ये है, क्या है टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन की बात की गई। आर्टिकल 1 का क्या मतलब है कि टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी। और एक ऑप्शन और रखा गया है कि अगर भारत एक्वायर करता है, किसी के ऊपर आक्रमण करके अपने अंदर कर लेता है, तो वो भी आर्टिकल 1 में दिया गया है। ठीक है, भारत में यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में लिखा गया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि यूनियन ऐसा है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब केंद्र नहीं टूट सकता है, राज्यों को तोड़ मरोड़ के नए राज्य बनाए जा सकते हैं, राज्यों का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, राज्यों का क्षेत्र घटाया जा सकता है। ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। ओके, और राज्यों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट के बेस पे नहीं राज्य हैं कि जब चाहे राज्य एग्रीमेंट तोड़ के अलग हो जाएं, ऐसा नहीं है। इसीलिए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट केंद्र कर सकता है, राज्य नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन प्रीफर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर
two region. A union of states has been preferred to federation of states for two reasons. One, Indian federation is not the result of an agreement among the states like the American federation. आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, राज्यों के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, जैसा कि अमेरिका में है ऐसा. लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, द स्टेट हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन. राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो फेडरेशन से अलग हो जाएं. राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह फेडरेशन से अलग हो जाएं. ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन. नंबर 2, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन. ओके, ठीक है, बहुत आसान है. आर्टिकल 1 to 4 हम दिखाते हैं आपको. आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि जैसे कि आर्टिकल 1 हमने बता दिया, आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है कि आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन. यहाँ पर देखिए आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. मतलब एडमिशन करो, इस्टेब्लिश कर दो जो यूनियन के अंतर्गत नहीं थे. आर्टिकल 2 में ये लिखा गया कि जो यूनियन के अंतर्गत नहीं थे. सीधी सी बात है कि किसी राज्य को एक्वायर करता है भारत, मतलब किसी देश पर हमला करता है, मतलब उसको एक्वायर करके अपने अंदर में कर लेता है, तो वो आ जाएंगे आर्टिकल 2 के अंतर्गत. ओके, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है. नंबर 3 में यही लिखा गया है कि आर्टिकल 3 क्या कहता है कि केंद्र जो है नए राज्यों को बना सकती है, नए राज्यों के एरिया को बढ़ा सकती है, नए राज्यों के एरिया को कम कर सकती है. ठीक है, नए राज्य बना के मतलब राज्यों के एरिया को घटाया बढ़ाया नामकरण वगैरह किया जा सकता है. ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत है. ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि आर्टिकल 3 2 कंडीशन सामने रखता है कि बिल कंटेम्पलेटिंग द एबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. इस प्रकार का कोई बिल होगा, प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन जरूरी होगी. और दूसरी चीज़, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर. मतलब कि पहले तो रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, दूसरी चीज़ प्रेसिडेंट रिफ़र करेगा राज्य से, जिस राज्य के बारे में ऐसा किया जा रहा है तो राज्य के पास रिफ़र करेगा. ठीक है, ओके, तो ये 2 चीज़ें हो गई. तो यानी आर्टिकल 1, 2, 3 आपका क्लियर हो गया. आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 यही कहता है कि ये सब चीज़ें जो आर्टिकल 3 के अंतर्गत हो रही हैं, ये सब चीज़ें जो होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा. आर्टिकल यही 4 कहता है. ओके, ठीक है, बस इतनी चीज़ें, 4 चीज़ें आपने देख ली. आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड स्टेटरी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. भारत में फिर जब भारत देश आज़ाद होता है तो उस वक्त 552 देसी रियासतें थीं, जिनमें से कुछ ने तो भारत के साथ, जैसे कि कुछ ने क्या 549 लोग ज्वाइन हो चुकी थीं, लेकिन 3 लोग कुछ ज़्यादा ही भौकाल में थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर. हैदराबाद बाई मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन के द्वारा भारत के अंतर्गत आते हैं, जूनागढ़ बाई मीन्स ऑफ रेफरेंडम के द्वारा आते हैं, और कश्मीर बाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के द्वारा होता है. ये सब चीज़ें 3 चीज़ें हैं. बाकी उसके बाद बार बार डिमांड होती है कि राज्य बनाए जाएं, अलग अलग राज्य बनाए जाएं. भाषा के आधार पर बातें होती रहती हैं, हमेशा भाषा के आधार पर बातें उठी हैं. तो इसके लिए 3 कमेटी बनी थी. कमेटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दिसंबर 1948 में यस के धर की कमेटी बनती है, यस के धर की कमेटी बनती है दिसंबर 1948 में. और जो है कि ये अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं. जून 1948 में कमेटी बनती है, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पर राज्य बनाया जाए, मतलब प्रशासनिक तरीके से करके राज्य बनाया जाए, भाषा के आधार पर ना बनाया जाए. फिर क्या होता है, इनकी रिपोर्ट मानी नहीं जाती है. फिर जेवीपी कमेटी बनती है. आगे जेवीपी कमेटी बनती है. जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया 3 लोगों कमेटी अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट ये देते हैं. ये दिसंबर में ही बनती है कमेटी, और कहते हैं रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. भाषा को राज्य, नए राज्यों का रीऑर्गेनाइज करने के लिए भाषा के आधार को ये लोग नहीं मानते हैं. ठीक है, लेकिन अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया जाता है. मद्रास से कट करके आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है. कट क्या करते हैं, अलग करते हैं तेलुगु लोगों को, तेलुगु स्पीक जो करते हैं, तेलुगु जो लोग बोलते हैं, जो वर्तमान समय में तमिलनाडु में. ठीक है, तो मद्रास
से आंध्र प्रदेश बनाया जाता है, तेलुगु स्पीकिंग पीपल को, लोगों को अलग करके, है ना। उसके बाद क्या होता है, इसके विरोध में एक तरह से बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह होते हैं, जिसमें से एक होते हैं पोट्टी श्रीरामुलु। ये 56 दिन के भूख हड़ताल पर रहते हैं, 56 दिन के भूख हड़ताल पर रहते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर आगे इस विद्रोह की वजह से आगे फिर फजल अली कमीशन बनता है, जिसमें 3 मेंबर होते हैं, के.एम. पानीकर, एच.एन. कुंजरू। 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और ये क्या कहते हैं, एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट। ये लैंग्वेज को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, नए राज्य बनाने के लिए इस बेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि रिजेक्टेड द वन लैंग्वेज वन स्टेट, एक राज्य एक भाषा के आधार को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और भी कई चीज़ें देते हैं कि ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि भारत की सिक्योरिटी, यूनिटी को बरकरार रखना चाहिए, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए, और ये सब चीज़ें वेलफेयर ऑफ पीपल की भी बात वो करते हैं। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 भारत में आता है। भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बनते हैं और अस्तित्व में आते हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले एस के धर की कमेटी बनती है, एस के धर की कमेटी, फिर जेवीपी कमेटी बनती है, फिर उसके बाद फजल अली कमीशन, फजल अली 3 मेंबर और होते हैं, के.एम. पानीकर, एच.एन. कुंजरू 2 मेंबर। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 आता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हो जाता है, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद भी राज्यों की डिमांड होती है, तो बॉम्बे को अलग किया जाता है, और मराठी जो लोग बोलते हैं उसके लिए महाराष्ट्र, और गुजराती जो लोग बोलते हैं उसके लिए गुजरात, और गुजरात क्या होता है, 15वां राज्य बनता है भारत का। फिर बात आती है दादरा एंड नगर हवेली। वर्तमान समय की बात करें तो दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, है ना। और इसकी कैपिटल क्या है, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को एक किया गया, तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, तो दादरा एंड नगर हवेली जो पुर्तगालियों के अंडर में था, ठीक है, जो पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र पे जो थे वहाँ पर पुर्तगालियों का ही शासन था, पूर्वी क्षेत्र में फ्रांसिस लोग थे, फ्रांस वाले थे, है ना। तो ये हमने इतिहास में आपको बताया है। तो दादरा एंड नगर हवेली पुर्तगालियों का उस पर वो था, और 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादरा एंड नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन एंड दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। याद रखिएगा, गोवा, दमन एंड दीव पर भी पुर्तगाली लोग ही रहते थे, ठीक है, इस पर उन्हीं का शासन था। और पुडुचेरी 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पुडुचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। पुडुचेरी 4 उसमें बटा हुआ, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। आप बताइएगा पुडुचेरी कहाँ पर है, कराईकल कहाँ पर है, यनम कहाँ पर है और माहे कहाँ पर है। ये आप कमेंट करिएगा किस किस राज्य के अंतर्गत, मतलब अंडर में है, अंडर में नहीं है, मतलब उस राज्य के जहाँ पर, जैसे केरल में है तो वहाँ पर कुछ है, तो ऐसे कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। 1954 में बनता है। और नागालैंड की बात करें तो 1963 में नागालैंड बनता है, 1963 में नागालैंड बनता है। आगे हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश बनता है 1966 में। अब हम बता क्यों रहे हैं बार बार कि ये इतने में बनता है, वो उतने में बनता है, क्योंकि पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कि सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, है ना। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में बनते हैं। और सिक्किम 35वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का एसोसिएट स्टेट बनता है 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूरे तरीके से भारत का राज्य बन जाता है सिक्किम। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं तो मिजोरम, अरुणाचल और गोवा राज्य का दर्जा दिया जाता है 1987 में। और 2000 में, सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड बनते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनते हैं। उत्तर प्रदेश से कट करके 13 जिलों को उत्तराखंड बनाया जाता है। वैसे ही बिहार से भी कुछ जिलों को कट करके बनाया जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और भी राज्यों के कुछ हिस्से को, ठीक है, तो बना दिया जाता है। यही होता है कि अब जब आप पढ़ेंगे रीजनलिज्म की भावना, रीजनलिज्म आपके जीएस पेपर 1 में ही है,
और उसके अलावा रीजनलिज्म के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। रीजनलिज्म और स्टेट की हमेशा मांग होती रहती है, जगह जगह मांग होती रहती है। आप देखेंगे मेंस में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं और फोकस उसी पे किया जाता है। कोई एक्ट भी बनता है तो उसके पूछते हैं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, है ना। तो 2-4 पॉइंट आपके पास होनी चाहिए। आप इसी प्रकार से अपना विचार रखिए। जैसे कि मान लीजिए GNCT एक्ट, दिल्ली से रिलेटेड जो एक्ट आया था, उसमें मतलब कि उसके फ़ायदे क्या होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे, 4-4 3-3 पॉइंट। अब जैसे दूसरी चीज़, एक चीज़ और हुई थी कि लड़कों और लड़कियों की एज 21 वर्ष कर दी गई है, शादी की उम्र। ओके, वैसे आप लोग अब उम्र निकल चुकी है, अब आप लोगों की होने वाली नहीं है शादी, 21 प्लस आप लोग चल रहे हैं। तो लड़कों और लड़कियों की उम्र 21 साल कर दी गई है ना। तो 21 साल शादी कर दी गई, तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही, फ़ायदे क्या होंगे ये पता होना चाहिए। हाँ, बहुत फ़ायदा होगा। पहली चीज़ तो हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम और भी बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं, और उसका निगेटिव इफेक्ट क्या है, निगेटिव क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए कि निगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है कि 21 साल उम्र कर दी गई, जहाँ 18 साल की गई थी तब भी 18 साल नहीं होती थी लड़कियाँ, तब भी उनके उसके पहले भी शादी कर दी जाती थी। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप पढ़िए, अपने विचार को थोड़ा सा खुद सोचिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं UPSC के प्री में, UP PCS में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको सोचना पड़ता है, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा वो सब चीज़ें, है ना। तो थोड़ा सा विचार करना होता है आपको कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक तरह से आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे आप, तो आपको जो है कि ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको विचार, आपका IQ क्या है, इसीलिए तो इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं। कोई आपके सामने ऐसी स्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, तो आप क्या करेंगे, उस पर आपका क्या निर्णय होगा, है ना। जैसे एक उसमें एथिक्स में केस स्टडी आपसे कराई जाती है ना। तो ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड को सन 2000 में ये राज्य बनते हैं। उसके अलावा राज्यों का नाम भी बदला जाता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 1969 में मद्रास का नाम बदला जाता है तमिलनाडु, 1969 में। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश, और लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीव आइलैंड का नाम लक्षद्वीप रखा जाता है। ओके, और फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज रीडेसिग्नेटेड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली किस संविधान संशोधन के द्वारा, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991, ये याद रखिएगा। उसके अलावा 2006 में उत्तरांचल का नाम रखा गया उत्तराखंड, ठीक है, 2006 में किया गया, लेकिन लागू हो गया 1 जनवरी 2007 से लागू हो गया। ओके, उसी के साथ पौंडीचेरी पहले था, उसका नाम बदल के पुडुचेरी किया गया। पौंडीचेरी से पुडुचेरी किया गया, याद रखिएगा, पुडुचेरी है, पौंडीचेरी नहीं। और ओडिशा था, ओडिशा से ओडिशा किया गया 2011 में। ओडिशा, याद रखिएगा, ओडिशा, है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मतलब कहीं भी पूछा जा सकता, कहीं का मतलब पान की दुकान वाला नहीं पूछेगा आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाएगा, जब वहाँ पहुँचेंगे तब आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब फंडामेंटल राइट की बात करें, आपके अधिकारों की अब हम बात करने जा रहे हैं। संविधान में आखिर क्या, संविधान में मूल अधिकारों को क्यों रखा गया, आपके हिसाब से क्या इतने मूल अधिकार दिए गए हैं कि भारत के लोगों के लिए पर्याप्त हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मेंस में बनते हैं, है ना। तो कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए क्यों गए हैं, आप खुद अपने विचार से सोचिएगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हैं, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी संवैधानिक उपबंधों का अधिकार है। उसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब अधिकार दिए गए हैं ताकि भारत देश में लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। और अगर ऐसा होता है तो आप संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और एक ट्रिक है कि हम पे शक करोगे तो 5 रिट है, हैबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्यो वारंटो, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको एक ट्रिक के द्वारा लेक्चर बताया जाएगा आपको, है ना। और पार्ट 3 यानी भाग 3 में, भाग 3 पहला भाग में यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में 1 से 4, दूसरे भाग में 5 से 11 में सिटीजनशिप की बात की गई, तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों की बात की गई। मूल अधिकार USA से रखे गए हैं, जो कि वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स के नाम से है। भारत में फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार रखा गया है, ठीक है। पार्ट 3 संविधान में है और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। और
6 अधिकार हैं। 6 अधिकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार यानी कितने प्रकार के राइट्स दिए गए हैं, तो कुछ लोग जो है कि एक हमारे ही दोस्त थे, वो इंटरव्यू में गए थे, उनसे पूछा गया, वो काउंट कर रहे हैं 12 से 12, 13, 14, 15, 34, 35 काउंट करके बता दिए। लेकिन अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, यानी 6 राइट्स दिए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपबंधों का अधिकार आर्टिकल 32 में। राइट टू प्रॉपर्टी को उठा के 300A में रखा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और उसके बाद इसको लीगल राइट्स कर दिया गया, लीगल राइट्स का दर्जा दे दिया गया, है ना। तो 6 अधिकार बचे, वैसे शुरुआत में 7 थे, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको अलग कर दिया गया। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे बेहतर तरीके से, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 12 में ये डेफिनेशन दी गई है। वैसे ही डीपीएसपी पढ़ेंगे आप तो 36 से 51 जो है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं, 36 से 51, ठीक है, 36 से 51। और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, निगेटिव इन नेचर हैं, निगेटिव इन नेचर हैं, निगेटिव इन नेचर हैं किसके लिए, राज्य के लिए निगेटिव हैं, स्टेट के लिए। राज्य को बाध्यकारी करते हैं कि आप इस प्रकार के जो राइट्स दिए गए हैं इनका हनन मत करिए, है ना, हनन इनका मत करिए, ये निगेटिव इन नेचर हैं। लेकिन लोगों की अगर हम बात करें राज्य के लिए, देश के लिए, ये निगेटिव है कि मतलब इस प्रकार से लोगों के अधिकारों का हनन मत करिए, है ना, निगेटिव इन नेचर हैं। ओके, और दूसरी चीज़ डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करें। डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटीज दैट इज म्यूनिसिपालिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ETC, तो ये स्टेट के अंदर, और ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टेचुरी और नॉन स्टेचुरी लाइक LIC, ONGC, सेल, तो ये डिफिनीशन ऑफ स्टेट के अंतर्गत आते हैं। वही आर्टिकल 36 में लिखा गया है, यही आर्टिकल 12 में लिखा गया, दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है, लॉ इन कंसिस्टेंस विथ फंडामेंटल राइट, यानी मूल अधिकारों के बारे में जो कानून सही होंगे वो तो ठीक हैं, लेकिन अगर इसका वायलेशन कोई कानून करता है तो वो जो है कि एक तरह से इनवैलिड माना जाएगा। जैसा कि केशवानंद भारती के केस में 1973 में ऐसा कहा गया था कि दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस कैन बी डिक्लेयर्ड अवॉइड। ओके, इनवैलिड घोषित किया जा सकता है, आर्टिकल इसी में कहा गया है। और किसी के मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आर्टिकल इसके 13 में लिखा गया है कि आप 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, जिसमें आपके पास 5 रिट हैं, हम पे HMP CQ, ओके, हम पे शक, ओके, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी, क्यो वारंटो। ओके, अब यहाँ पर कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को हैं, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों को ही नहीं विदेशियों को भी दिए गए हैं। और यहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछा है, UPSC में असिस्टेंट कमांडेंट भी क्वेश्चन पूछा है, UPPCS भी आने वाले समय में पूछेगा, यानी 2022 में ये क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा, क्या पूछा जाएगा, याद रखिए, सीधे सीधे याद रखिए, 14, 20 से 28 फॉरिनर्स के लिए हैं, विदेशियों के लिए भी अधिकार हैं और भारतीयों के लिए भी अधिकार। आर्टिकल 14, 20 से 28, यानी 14 की भी बात हो रही है और 20 से 28 की भी बात हो रही है। 20 से 28 तक जितने हैं दोनों को दिए गए हैं। 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, बस इतना याद रखिए। 14, 20 से 28 किसके लिए हैं, विदेशियों के लिए भी हैं और भारतीयों के लिए भी। 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए, यानी हमारे लिए हैं, आपके लिए भी हैं, ठीक है। और 14, 20 से 28 दोनों लोगों के लिए, है ना, ठीक है, याद रखिएगा, इसी को याद रखिए। और यहीं इस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, आर्टिकल 14 में दिया गया है कि कोई भी मतलब कि सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ लोगों को सबको समान अधिकार रूप से अधिकार प्राप्त हैं कि मतलब सब लोगों को जैसे वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट। राइट टू वोट क्या फंडामेंटल राइट है या फिर लीगल राइट है, इस पे बहुत कंट्राडिक्शंस है, बहुत कंफ्यूजिंग है
क्योंकि यह आर्टिकल 325 और 326 आप देखेंगे तो एडल्ट सफ्रेज की बात की गई है वहाँ पर। तो एक तरह से लीगल राइट की भी कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कहा जाता है। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 में भी उसको रखा जा सकता है, इसलिए राइट टू वोट को दोनों भी कहा जा सकता है। लेकिन यूपीएससी ने लीगल राइट ही माना था कि लीगल राइट, यूपीएससी ने क्वेश्चन इसमें पूछा है, लीगल राइट माना है, या फिर आपके पास और कोई इस पर तर्क हो तो उसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये बात है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब कि द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी को इतना प्रिविलेज नहीं दी जाएगी किसी व्यक्ति को कि हाँ भैया तुम राजा के ख़ानदान से आते थे, तुम जमींदार ख़ानदान से, तुम्हारे पास ज़्यादा अधिकार है, तुम 1 वोट दोगे तो 5 वोट के बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ पर्सनस टू द ऑर्डिनरी लॉ इक्वल्स द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, मतलब कुल मिला के सीधी सी बात है, सभी को समान रूप से अधिकार की बात कहा गया है यहाँ पर कि किसी को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेस पे नहीं कहा जा सकता कि भैया आपके पास ये अधिकार एक्स्ट्रा दिए गए हैं और आपको इससे बर्खास्त किया जाता है वगैरह वगैरह। एक्सेप्शन भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आर्टिकल 361 में इम्यूनिटीज़ दी गई है, छूट दी गई है, किसको? गवर्नर को और प्रेसिडेंट को दी गई है। गवर्नर और प्रेसिडेंट को एक तरह से छूट दी गई है, ये लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं देश के, मतलब कि सबसे बड़ा भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, राज्य की बात करेंगे तो गवर्नर है, ठीक है। तो उनको इम्यूनिटी दी गई 361 में। 361 ए में दिया गया है किसके बारे में दिया गया 361 ए में? देखिए, नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर में, रेडियो में और इस तरह से कोई व्यक्ति अगर पब्लिश करता है कुछ चीज़ें तो वो उसको अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी प्रकार का क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग उसके ऊपर नहीं हो सकती है, लेकिन अगर सही जानकारी उसने दी है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा गलत जानकारियाँ पेश की जा रही हैं, यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज़्यादा पत्रकार बन चुके हैं लोग और गलत जानकारी में पेश की जा रही हैं, जैसे कि चलिए ठीक है। तो ये एक तरह से यहाँ पर इम्यूनिटी तभी आपको है जब आप सही जानकारियाँ पेश करते हैं, है ना, कोई प्रोसीडिंग है, सब कुछ सही पेश करते हैं तो आपको नहीं वो किया जाएगा। बाकी अगर आप गलत पेश करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर चलाई जा सकती है। आर्टिकल 105 के तहत किसको? जो पार्लियामेंट में लोग हैं, पार्लियामेंट में कौन लोग हैं? पार्लियामेंट में जैसे नो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही। और 194 स्टेट लेजिस्लेचर के लोगों की बात की गई है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दी गई है, द फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स, द यूएनओ एंड इट्स एजेंसी एंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़। तो मतलब फॉरेन जो रूलर्स हैं, एम्बेसडर वगैरह होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको इस सबसे इम्यूनिटी दी गई है। ये सभी देशों में है, ऐसा कि नहीं है कि कोई अगर एम्बेसडर वगैरह रह रहा है तो उसके ऊपर सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाएगी, तो उनको इम्यूनिटी होती है, लेकिन सही तरीके की बात हो तब, अगर गलत करेंगे तो होगा। तो 361 ए, 194, 105 ये सब आप लोग याद रखिएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, किसी को रोका नहीं जा सकता रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के स्थान पर। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए सभी को। आर्टिकल 16 में बातें रखी गई हैं कि एम्प्लॉयमेंट में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे किसी को वो नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। SC, ST, OBC, EWS इस प्रकार के स्पेशल प्रोविजंस भी किए गए हैं, ठीक है, इकोनॉमिक बेस पे वगैरह पे किए गए हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म करने की बात की गई आर्टिकल 17 में। एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात आर्टिकल 18 में की गई है। आर्टिकल 19 में कुछ अधिकार दिए गए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स दिए गए हैं कि आपको बोलने और अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। राइट टू असेंबल पीसफुली, ठीक है, विदाउट आर्म्स, पीसफुली आप असेंबल कर सकते हैं एक जगह। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस आप कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, और फ्रीली आप मूव कर सकते हैं पूरे भारत में, फ्रीली एकदम मूव कर सकते हैं कि। लेकिन इसमें भी इनर लाइन परमिट ऐसे है, वहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, इसके अपवाद हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपको अधिकार है, अब आप JNK में भी जाकर ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं, इसके पहले नहीं था। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन आर
टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, मतलब आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी करने के लिए, कुछ भी का मतलब कि संवैधानिक दायरे के अंतर्गत, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ आप गलत कर रहे हैं, हथियार लेके पूरे तरीके से हथियार लेके एक तरह से एसोसिएशंस कर रहे हैं, मतलब असेंबल कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको पकड़ा जा सकता है, ठीक है, पकड़ा जा सकता है और आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है ना। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी imposed on the exercise of this right by the state on the grounds of sovereignty and integrity of India। भारत की संप्रभुता और एकता, अखंडता वगैरह को अगर आपकी खतरा करते हैं तो उसके लिए आपको रोका जा सकता है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस की बात हो रही है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। आर्टिकल 20 में दिया गया है कि आप कोई ऑफेंस करते हैं तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। प्रोटेक्शन इन यानी अरेस्ट वगैरह होते हैं तो आपके पास बहुत से अधिकार हैं, ठीक है। उसके अलावा अरेस्ट होते हैं, अब याद कैसे करेंगे कि 20 में अरेस्ट वगैरह के बारे में दिया गया, आप अरेस्ट हो गए, 20 में आप अरेस्ट हुए और 21 में आपकी शादी हो गई। राइट टू मैरिज, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में दिया गया है ना। 21-20 में अरेस्ट हो गए तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, अरेस्ट वगैरह। 21 में क्या होता है, आप राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में दी गई, जिसमें बहुत से अधिकार दिए गए हैं कि राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू लिवलीहुड की बात की गई है, राइट टू मैरिज की भी इसी में बात की गई है। और इससे रिलेटेड कई केस हैं, यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन बनते हैं कि समय समय पर इन अधिकारों को 21 में ऐड किया गया है। तो राइट टू प्राइवेसी वाला केस यूनियन ऑफ इंडिया करके ऐसे एक केस है, केस शायद पुत्तस्वामी ऐसे करके नाम है, और इस प्रकार के केस हैं। राइट टू मैरिज से भी रिलेटेड हैं। राइट टू एजुकेशन को 21A में रखा गया, राइट टू एजुकेशन को 21A में रखा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को 21A में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा रखा गया। एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई, इसी में नहीं रखा गया, इसके अलावा DPSP में भी इसको रखा गया, फंडामेंटल राइट्स में भी रखा गया, है ना। तो आगे हम बताएंगे जब वहाँ पे देखेंगे। और उसके अलावा राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, सॉरी 20 में, आर्टिकल 20 में लिखा गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। आप कोई गुनाह करते हैं तो उसके बेस पे आपको कन्विक्शन है, अगर आपको गलत तरीके से भी पकड़ा गया तो आपके पास कुछ अधिकार हैं। 20 में क्या है कि आपकी शादी हो जाती है, और 21 में क्या है कि आप अरेस्ट वगैरह होते हैं तो आपके पास कुछ अधिकार हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, इस प्रकार के आपके हैं कुछ अधिकार। जैसे यहाँ पर है कि राइट टू बी इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है ना। 21 में शादी हुई, 20 में पहली बात तो आपने क्या किया कि ऑफेंस कर दिया, आपने अपराध कर दिया। 20 में मान लीजिए एक तरह से आपने प्यार मोहब्बत हो गई, आपने अपराध किया। 21 में आपकी शादी हो गई, 22 में आप अरेस्ट हो गए, डिटेन कर दिए गए, है ना। तो कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं कि आप अपनी बात रखिए कि सिर्फ हमारी गलती नहीं थी, है ना, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर से रिलेटेड आर्टिकल 23 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अपराध है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर की बात की गई है, ठीक है। और 22 में 23 हो गया, और 24 की बात करें तो 24 में प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री, बच्चों का फैक्ट्री वगैरह में काम करना, उनको प्रोटेक्शन दिया गया। आर्टिकल 24 में ये चीज़ें हैं, 23-24 याद रखिएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन की बात की गई है। आर्टिकल 26 में भी यही बात की गई, यहाँ 25 यहाँ 26 है। लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या है कि आर्टिकल 25 गारंटी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी आर्टिकल 25 इंडिविजुअल राइट की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 26 क्या कहता है, कम्युनिटी राइट्स। आर्टिकल 26 गारंटी राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन आर देयर सेक्शंस, मतलब कम्युनिटी राइट्स की भी बात की गई है, ओके, ठीक है। भारत में सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन है, लेकिन स्टेट राज्य क्या कर सकता है, दो प्रकार के अधिकार दिए गए यहाँ पर, मतलब कि इंडिविजुअल राइट भी दिए गए हैं, और यहाँ पर क्या दिया गया है कि कम्युनिटी राइट्स की भी बात की गई। 26 में भी सेपरेशन ऑफ स्टेट तो है, लेकिन स्टेट राज्य क्या कर सकता है कि जो धार्मिक रूप से बेहतर चीज़ें और कर सकता है, एक्ट कानून ला के, कि मतलब जो भी उसमें गलत चीज़ें हैं उसको सही किया जा सकता है, कानून लाकर उसको सही किया जा सकता है। तो यही डिफरेंस हो जाता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में, ओके।
फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन, रिलीजन को प्रमोशन करिए, टैक्स वगैरह नहीं। फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। और उसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करें, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की गई है। और माइनॉरिटी कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। भारत के संविधान में आर्टिकल 29 में ये चीज़ें लिखी गई हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और कल्चरल एजुकेशन राइट, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बात की गई है। तो 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की गई। 2 प्रकार की माइनॉरिटी की बात की गई। 2020 पीसीएस प्रीम क्वेश्चन पूछे गए। एक है रिलीजियस माइनॉरिटी, दूसरी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। धार्मिक आधार पे, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे, है ना। ओके, सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात की गई है। आर्टिकल 30 में क्या है कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी क्या कर सकते हैं कि इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ओके, दस द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज ओनली टू माइनॉरिटीज़ के लिए है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, एंड नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन के बारे में, है ना। और हाउ वेयर द टर्म माइनॉरिटी कहीं पर भी संविधान में डिफाइंड नहीं किया गया है। ठीक है, 2 प्रकार की बात की गई है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपबंधों का अधिकार। इसी को भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। वैसे आज 14 अप्रैल को लेक्चर यह रिकॉर्ड हो रहा है, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है ना। तो बीर अंबेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 की बात किए गए हैं, किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सीधे ये फंडामेंटल राइट है, इसलिए बिना अपील के आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की भी बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी ने पूछा था कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, गार्जियन कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। तो 32 के तहत और 226 के तहत आप सीधे सीधे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बिना अपील किए जा सकते हैं, और 226 के तहत हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, डीपीएसपी पे आएंगे। कुछ अधिकार और हैं उनको भी करा दिया जाएगा, कुछ क्विज वगैरह में भी रखे जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन रखे जाएंगे क्विज में, पॉलिटी के बेहतर क्वेश्चन रखे जाएंगे। अभी तो उतना नहीं हो पा रहा, अभी शायद हिस्ट्री के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं इधर बीच। डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 में हमने बताया था कि स्टेट यानी राज्य की वही डिफिनीशन है जो आर्टिकल 12 में दी गई है, वही डिफिनीशन आर्टिकल 36 में दी गई है। और आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। कानून बनाते वक्त इन प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए, है ना। जो प्रिंसिपल डीपीएसपी में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं, तो कानून बनाते वक्त राज्य केंद्र सरकारों को इसका ध्यान देना चाहिए कि इधर कानून बन रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि डीपीएसपी के दायरे के बाहर जा रहा है कानून। वैसे यह नॉन जस्टिसिएबल है, इसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स के केस में हो सकता है। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसिएबल हैं इन नेचर, नॉन जस्टिसिएबल हैं क्योंकि इसका उल्लंघन करने पर आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट के बारे में आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। ओके, और यहाँ पर मेंस में भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं, क्या उसके आधार पर आज तक भारत में कानून बनते आए हैं, तो आप कहेंगे यस कानून बनते आए हैं। क्योंकि जहाँ पर बात की गई है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई है, इन्वायरमेंट की बात की गई है, वहाँ पर मॉन्यूमेंट प्लेसेस ऑब्जेक्ट की उस पर भी कानून बने हुए हैं। बात की गई है लिक्वर बैन पे, तो कुछ राज्यों ने लिक्वर को भी बैन किया गया है, बैन किया है। स्लॉटर ऑफ काउस की बात की जाए, वहाँ पर भी किया गया है। उसके अलावा आप कहेंगे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की भी बात की गई है। उसके अलावा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी काम किए गए हैं, ओल्ड एज के लिए काम किए गए हैं, और आप मैटरनिटी बेनिफिट के लिए भी बात की गई है महिलाओं के लिए। तो सब हुआ है, आपके पास बहुत पॉइंट्स हैं, है ना।
तो ये एक तरह से एक गाइडलाइंस होती है, डीपीएसपी गाइडलाइंस है राज्यों के लिए, देश के लिए, मतलब केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं कि राज्य या केंद्र जब भी कानून बनाते हैं तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें, इसके बेस पर कानून बनाएं। और ये वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को फॉलो करता है, और वेलफेयर स्टेट का ही कंसेप्ट पूछा गया था यूपीएससी में, यानी लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये जो प्रिंसिपल हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, नाम में ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व नीतियाँ बनाने के लिए ये निर्देश दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार की नीतियाँ बनी है। यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में, यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है, पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। तो आर्टिकल 37 में यही लिखा गया है कि इट सेल्फ सेज दैट दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री एंड इट सेल्फ इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। दूसरी चीज़ ये आती है कि ये लिया कहाँ से गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और आयरलैंड ने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, स्पेन के संविधान से लिया था। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, भारत में यहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। इसको बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि ये नोवेल फीचर है, नोवेल फीचर है, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट को फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मूल अधिकार और राज्य के निदेशक तत्व को ये कहा जाता है कि संविधान की यही आत्मा है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, यहाँ से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, है ना। और ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं, हैज़ डिस्क्राइब द डीपीएसपी एज द फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये है चीज़, ये याद रखिएगा चीज़ें। आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी स्पेन से लिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और कुछ पहली चीज़ तो हम आपको ये बता दें कि जब तक आपको डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं, एक एक आर्टिकल याद नहीं होगा, आपका आंसर जीएस पेपर 2 में बेहतर नहीं होगा। आपका आंसर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे GS1 में, GS2 में, GS3 में आता है, या GS4 में भी। GS4 में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि जैसा कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत, आर्टिकल 14 के अंतर्गत, आर्टिकल 20 के अंतर्गत, आर्टिकल 25, तो आप रख सकते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए। हम बता रहे हैं आपको कि आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 36 से 51 और 51A आपको याद होने चाहिए। इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, भारत के संविधान में वैसे संवैधानिक रूप से डिवाइड नहीं किए गए हैं, लेकिन एक तरह से जिस प्रकार से ये 36-51 रखे गए हैं, उनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक की बात करें तो 36 में कई चीज़ें दी गई हैं, जैसे वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर बाय परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस की बात की, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, ये आर्टिकल 38 में रखा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस आर्टिकल में है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए, अभी याद करवाएंगे। आर्टिकल 39 में कई सेक्शन है। राइट टू एजुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द कॉमन पीपल, कॉमन गुड, प्रिवेंशन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल पे फॉर इक्वल फॉर मेन एंड वुमेन, ये सब 39 में दिए गए हैं। 39A में क्या लिखा गया, यहाँ पर देखिए 39F जो है, 38F अपॉर्चुनिटी, 39F अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, है ना, टू प्रमोट equal justice and provide free legal aid to the poor, promote equal justice and provide free legal aid to the poor, free legal aid to the poor, गरीबों को फ्री में प्रोवाइड किया जाए कि अपना कानून मतलब कि लड़ सकें अपना, जैसे कि कोई ऐसी समस्या होती है तो फ्री में वकील प्रोवाइड किया जाए। टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। यहीं पे देखिए एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट,
ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबल्ड मीन्स आर्टिकल 41 टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटर्निटी लीव। मैटर्निटी बिल लाया गया जो शायद 12 से 26 सप्ताह भारत में कर दिया गया कि मैटर्निटी लीव मिलेगी महिलाओं को जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है। राज्य केंद्र को करना चाहिए कि जो और कंपनियां हैं प्राइवेट हैं उसमें भी इसको पालन करवाए। क्या ऐसा है? आप लोग कमेंट करिएगा। टू सिक्योर लिविंग वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स आर्टिकल 43। उसके अलावा यहाँ पर 43A में टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात की गई है ना 47 में। और गांधीयन प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत 40 में। प्रमोशन कॉटेज इंडस्ट्री 40 के बाद ये 42 में होगा, यहाँ पर देखिए कट हो गया। टू प्रमोट वॉलंटरी फार्मेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B में, इसके द्वारा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 किया गया। टू प्रमोट SC/ST के लिए बारे में 46 में। कंजप्शन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स की बात 47 में। प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस की बात 48 में की गई है। उसके अलावा लिबरल इंटेलेक्चुअल जो हैं वहाँ पर सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड 4 बराबर हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। टू प्रमोट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अंटिल द कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। ये 45 में लिखा गया है, लेकिन 6 से 14 साल की बात 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया, जिसके बाद 21A में रखा गया राइट टू एजुकेशन, और यहाँ पर रखा गया DPSP में ये रखी गई हैं चीज़ें। उसके अलावा इसको एक और मूल कर्तव्य भी बना दिया गया जो 51A में है, ओके। और यहाँ पर और है टू ऑर्गेनाइज एक कल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट 48A में है। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्री हो गया, ये 2 बार हो गई चीज़ें। और यहाँ पर 49 में लिखा गया MPO मॉन्यूमेंट प्लेसन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की गई है। और टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात कर रही हैं 50-50 में, यानी 50 आर्टिकल में दिया गया, 50 वाले में 50 में। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है 51 में। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया, तो DPSP में जितने आर्टिकल दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट में जितने आर्टिकल दिए गए हैं, कौन कौन संशोधन हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं जो संशोधन हुए हैं। ये देखिए संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 39 टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर 39A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्री 43A। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48A। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या ऐड किया गया, यहाँ पर देखिए 44वें के द्वारा 38 में टू मिनिमाइज, यहाँ पर देखिए रिक्वायर द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 38 में। अगेन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 क्या कहता है, इसके मैटर को चेंज करके 21A में रख दिया गया है। अमेंडमेंट डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर 21A में इसको रख दिया गया, ओके। यही क्वेश्चन पूछा गया जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से DPSP को रखा नहीं गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रखा गया, और आर्टिकल 19 में रखा गया, आर्टिकल 46 में रखा गया। उसके अलावा इसको कहाँ पे रखा गया, इसको और एक जगह रखा गया है, उसको अभी हम बताएंगे आगे। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो सीधे सीधे याद रखिए स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में रखे गए। टोटल फंडामेंटल राइट शुरुआत में 10 थे। 11वां संविधान संशोधन 11वां जो मूल अधिकार हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा रखे गए। कुछ मूल अधिकार आपको याद होने चाहिए, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड 7G है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ओके। उसके अलावा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, संप्रभुता, यूनिटी, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए ये UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री, मतलब आपके ये मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य आपके कर्तव्य क्या होने चाहिए। ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। जैसा कि हमने बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो है कि जस्टिसिएबल है। अगर आपको आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे 232 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और
फंडामेंटल राइट्स हो गया। डीपीएसपी जो कि नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर है, जस्टिसिएबल इन नेचर है, जो 36 में दिया गया है और इसके तहत आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो केंद्र सरकारें, राज्य सरकारों को ये गाइडलाइंस हैं जिसके तहत केंद्र या राज्य सरकारों को ऐसे कानून बनाना चाहिए जो डीपीएसपी के दायरे के अंतर्गत हो। और उसके अलावा मूल कर्तव्य की बात की जाए तो ऐसा भी इसमें भी नहीं दिया गया है कि इसको होना चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आपके हिसाब से मूल कर्तव्य जो संविधान में दिए गए हैं वो पर्याप्त हैं या और मूल कर्तव्यों को ऐड करना चाहिए। आपके हिसाब से और मूल कर्तव्य क्या हो सकते हैं, है ना। जैसे एक मूल कर्तव्य आपके हिसाब से होना चाहिए कि अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आपको अधिकार होने चाहिए कि आप उनको तुरंत लेके जाएं हॉस्पिटल। इस पे सरकार ने कानून बनाया अभी जल्दी, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और आपको अवार्ड वगैरह भी देना चाहिए। पहले क्या होता था, लोग डरते थे, लेके जाते थे और खुद ही फंस जाते थे कि इन्हीं ने टक्कर मारी है क्या, है ना। तो ये दिक्कत होती थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये ऐड किए गए हैं। पहले 10 थे, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और ऐड कर दिया गया। ओके, 11 हो गई टोटल संख्या, ठीक है। और ये चीज़ें, इसके अलावा वर्मा कमेटी भी संबंधित, वर्मा कमेटी भी बनी थी मूल कर्तव्य से रिलेटेड, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। फंडामेंटल ड्यूटी जो है भारत के संविधान में कहाँ से ली गई हैं, भारत के संविधान में कहाँ से ली गई हैं फंडामेंटल ड्यूटी, ये ली गई हैं यूएसएसआर यानी क्या नाम है, रसिया के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटी ली गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अमेंडमेंट यानी संविधान में संशोधन की बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो संविधान में संशोधन एकमात्र जो यहाँ पर पार्ट 20 रखा गया है, ठीक है। संवैधानिक संशोधन की बात पार्ट 20 में आर्टिकल 368 अकेले बैठा हुआ है, अकेले बैठा हुआ एकदम फैल के, है ना। आर्टिकल पार्ट 20 में पार्ट एक्स का मतलब 10 होता है, एक्स का मतलब 10 यानी 10 10 20, है ना। तो पार्ट 20 में रखा गया है। और यहाँ पर संविधान संशोधन की बात की गई है। भारत का संविधान जो है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है, क्योंकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि उसको नहीं ख़त्म किया जा सकता, उसके लिए बहुत मतलब मेजॉरिटी चाहिए होती है, और कुछ ऐसे होते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी में हो जाता है। अब इसी के अलावा केशवानंद भारती का केस भी हुआ 1973 में, जिन्होंने बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसलिए और रिजिड हो गई चीज़ें। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि समय समय पर बताते रहेंगे हम लोग कि किस प्रकार से ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ठीक है। मूल ढांचा जो है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा जो है उसको नहीं चेंज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है केशवानंद भारती के, यहाँ लिखा है द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस 1973। अब प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट की? एन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंतर्गत एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल फॉर द पर्पस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये तो पता ही है कि अमेंडमेंट किया जाएगा तो स्टेट लेजिस्लेचर में थोड़े लाया जाएगा, पार्लियामेंट में लाया जाएगा ना। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय ए मिनिस्टर और बाय ए प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो मिनिस्टर नहीं है ना, किसी के द्वारा लाई जा सकती है अमेंडमेंट वाला बिल, ठीक है। और इसके लिए परमिशन नहीं चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, जैसे कि मनी बिल के केस में है। द बिल मस्ट बी पास्ड in each house by special majority, that is majority more than 50% of the total membership of the house and majority of 2/3 of the members of the house present and voting, ठीक है। इसके लिए क्या होगा? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, दैट इज़ मेजॉरिटी दैट इज़ मोर देन 50% तो होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ओके, ठीक है। और ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है संविधान संशोधन बिल के केस में। ऑर्डिनरी यानी साधारण विधेयक के केस में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, जो संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है, जिसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ओके। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेज देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज फॉर द पर्पज ऑफ डेलिब्रेशन एंड पैसेज ऑफ द बिल। इफ अ बिल सीक्स द अमेंड द फेडरल प्रोविजन राज्यों का भी कुछ प्रोविजन है, इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर
ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी केंद्र में जो होगा स्पेशल और राज्य में सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, आफ्टर ड्यूली पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर वेयर नेसेसरी द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, द प्रेसिडेंट must give his assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the parliament. इस केस में, संविधान संशोधन के केस में, प्रेसिडेंट क्या करता है कि एसेंट देना होता है बिल को, ना ही वो उसको रिटर्न कर सकता है पार्लियामेंट को रिकन्सिडरेशन के लिए। ऐसा एक संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है जिसमें बाध्यकारी किया गया है। वो आप लोग कमेंट करेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा ऐसा प्रेसिडेंट को बाध्यकारी किया गया है, संवैधानिक संशोधन बिल के केस में। ठीक है, 3 तरह की मेजॉरिटी होती है अमेंडमेंट, 3 तरह से। एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी, दूसरी सिंपल मेजॉरिटी, और तीसरी जो होती है एक है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। यहाँ बहुत समस्या होती है लोगों को, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए क्या मेजॉरिटी 50% प्लस 2/3 लोग हों, और सिंपल मेजॉरिटी है प्रेजेंट एंड वोटिंग हो जाए। स्पेशल में वो है सिंपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, और तीसरी वाले की राज्यों का भी से होना चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट्स। ओके, तो यही है, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल है। और अगर स्पेशल की बात करेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट मेजॉरिटी दैट इज मोर देन 50%। पहली बात तो 50% हो, और फिर टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। द एक्सप्रेशन टोटल मेंबरशिप यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर दे आर अ वैकेंसी और एब्सेंटीज, मतलब टोटल की बात हो रही है तो एब्सेंट है या वैकेंसी है उसकी बात नहीं है, टोटल तो टोटल। ओके, तो यही है स्पेशल मेजॉरिटी, इधर सिंपल मेजॉरिटी है। तो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, 3 तरह की बात की है, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, है ना, हाफ ऑफ द स्टेट, आधे राज्यों के लिए। तो सिंपल मेजॉरिटी में क्या किया जा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी में शेड्यूल 2, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 में किया जा सकता है। सिंपल में 256 याद रखिए। दूसरा शेड्यूल क्या है, दूसरा शेड्यूल जो इमॉल्वमेंट एलाउंसेस की बात किए थे हम। 5वां शेड्यूल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल टाइप। 6 शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया की बात है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल 256 कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कुछ हैं सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा आसानी के साथ जो कर सकते हैं, कोरम इन पार्लियामेंट, सैलरी अलावेंस, रूल ऑफ प्रोसीजर, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ पर्सन जज, number of person judge in Supreme Court, conferment of more jurisdiction ऑफ ऑन द सुप्रीम कोर्ट। इन सब चीज़ों को ऑफिशियल लैंग्वेज से चीज़ें सिंपल में। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होगा कि फंडामेंटल राइट को, DPSP को, ऑल अदर प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, पहला सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी और कंसेंट ऑफ स्टेट के द्वारा नहीं हुआ वो भी किए जा सकते हैं, तो स्पेशल मेजॉरिटी में हो जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं, बाई स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट कंसेंट ऑफ स्टेट, फेडरल प्रोविजन की रिलेटेड कोई चीज़ें हों जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर टू यूनियन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात हो, तो ये जो है ये सब चीज़ें हो सकती हैं स्पेशल मेजॉरिटी और कंसेंट ऑफ द स्टेट। लेकिन कंसेंट ऑफ स्टेट की बात की गई है तो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाई ए सिंपल मेजॉरिटी, केंद्र स्पेशल में है और राज्य सिंपल मेजॉरिटी एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। लेकिन देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया संविधान का संशोधन, याद रखिएगा चीज़ें, थोड़ा सा भी टफ नहीं है, आसान है, बहुत आसान है सबका बहुत। हाँ, 7th शेड्यूल में भी कोई लिस्ट हो जैसे कि सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना 7th में, तो वो भी इसी के द्वारा हो सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, कंसेंट ऑफ स्टेट। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वैसे अब लेक्चर थोड़ा बड़े हो रहे हैं तो इसलिए अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम से बातें करेंगे। अब प्रयास रहेगा 3 लेक्चर और में पूरा पॉलिटी ठाठा फिस। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहे कर दिया करिए। ओके, बाय बाय, टाटा।